मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम करते हैं ब्लड, जो हमारा 6 चैप्टर पे आता है। तो ब्लड है एक जो है ना ब्लड के अंदर से कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ब्लड हमारी बॉडी में किस तरह का ऑर्गन है या फिर क्या काम करता है हमारी बॉडी में। तो अब जो ब्लड होता है ना वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड हमारा। ब्लड बॉडी में सब्सटेंस को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम करता है, ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है, और जो बॉडी के सेल्स को बाहर के वातावरण से जोड़ने का काम करता है वो हमारा ब्लड करता है। ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का कलर रेड होता है और ये रेड हमें इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसकी वजह से ब्लड का कलर हमें रेड दिखाई देता है। हमारी बॉडी में जितना भी वेट होता है ना उसका जो 7% है ना वो हमारा ब्लड होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रखा है 70 kg व्यक्ति है तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और जब तक ब्लड बॉडी के अंदर है तो वो लिक्विड फॉर्म में है, और जैसे ब्लड बॉडी से बाहर आ जाता है तो वो सॉलिड आकार में बदलना शुरू हो जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे है कि जब हमें चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से जो ब्लड फ्लो होता है वो कुछ टाइम तक तो लिक्विड में होता है। वो चोट के ऊपर डिपेंड करती है भाई कि कितनी बड़ी चोट है, कितनी छोटी चोट है। छोटी चोट हमें लगती है तो थोड़ी देर के लिए ब्लड फ्लो होता है, लेकिन उसके बाद ये जब वो सॉलिड आकार में जमना शुरू हो जाता है, जिसे हम खरुड भी बोलते हैं ना, ब्लड की वो पपड़ी जमना चालू हो जाती है उसकी, तो वो सॉलिड आकार में बदलना चालू हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। कार्डियोवास्कुलर होता है हमारा हार्ट वाला सिस्टम, हार्ट पंपिंग करता है और उसकी सहायता से ब्लड को बॉडी के सभी ऑर्गन्स के अंदर पहुंचाया जाता है। ब्लड 2 सब्सटेंस से मिलकर बना है। एक है प्लाज्मा, जो ब्लड में 55% मात्रा होती है वो हमारे प्लाज्मा की होती है, और जो 45% होती है वो अदर कंटेंट्स की होती है। इसके अंदर आता हमारा रेड ब्लड सेल होगी, प्लाज्मा होगी, प्लेटलेट होगी और वाइट सेल होगी, वो कंटेंट्स के अंदर आता है। पहला है हमारा प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का फ्लूइड होता है, और जो प्लाज्मा जिन सब्सटेंस से मिलकर बना है वो हमारे यहाँ पे दिखा रखे हैं। प्रोटीन, वाटर, फिब्रोजन, सोल्ट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, इन सभी से मिलकर जो हमारा प्लाज्मा बना है। फिर है कंटेंट्स, जो अदर कंटेंट्स हमने पढ़े थे, ये हमारी कोई ब्लड वेसल्स हमें दिखा रखे ब्लड सेल में। ये इसके अंदर हमारा प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल है, प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल है। तो फंक्शन ऑफ ब्लड देखते हैं। फंक्शन ब्लड की डेफिनेशन देख लिए, ब्लड का काम देखते हैं। तो शरीर में पानी का स्तर सामान्य बनाए रखता है ब्लड, शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखता है, और हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुँचाने का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स को एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से टिश्यू तक पहुँचाने का काम करता है। एंटीबॉडीज़ को संक्रमित जगहों तक पहुँचाने का काम करता है। ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, जिसका काम होता है ब्लड को लिक्विड से सॉलिड में बदलना। चोट लगने पर जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक्टिव हो जाता है और ब्लड के बहाव को रोक देता है। एंथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसे हम शॉर्ट में ESR कहते हैं। तो ESR हमारा एक तरह का मेडिकल टेस्ट होता है जो लैब के अंदर किया जाता है। इस टेस्ट में होता यह है कि जो पेशेंट होता है उसका ब्लड कैरी कर लिया जाता है, इंजेक्शन में ब्लड ले लिया जाता है और एक ट्यूब के अंदर उसको रख दिया जाता है। 1 घंटे के अप्रोक्स इसका टाइमिंग होती है। तो 1 घंटे के उपरांत वो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जो हमारा ब्लड है वो तो हमारा नीचे बैठ जाता है इसमें, और जो प्लाज्मा है वो हमारा ऊपर आ जाता है। ESR रेट होता है यही है कि हमारा जो ब्लड के अंदर जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कितनी देर में सेडिमेंट होंगी, कितनी देर में वो तली के अंदर बैठ जाएंगी, वो हमारा ESR रेट होता है। अब पहले जो टेस्ट किया जाता था वो तो उसको तो करने में 1 घंटा लगता था, लेकिन अब मशीनों के द्वारा इसको किया जाता है। जो हम मशीन देखते हैं कि उस मशीन के अंदर टेस्ट ट्यूब फिट कर दी जाती है और वो मशीन रोटेशन करती है, जिसकी वजह से जो 1 घंटे का काम वो 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और ESR की रिपोर्ट हमें मिल जाती है। अब जो ESR हमें दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मा ऊपर आ गया है, ब्लड सेल नीचे बैठ गए। वो ESR रेट हमारी उसमें अंदर जो प्लाज्मा आएगा उसे हम mm में मापेंगे, और जितनी मात्रा हमारी प्लाज्मा की, जितनी प्लाज्मा की मात्रा आएगी वो हमारा ESR रेट होगा।
अगर ESR रेट हाई हो जाता है तो वो ये शो करता है हमारी बॉडी में कहीं कोई इन्फ्लामेशन है, जलन है, या फिर कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ हमारे आ गई है जो उसको एंटी इम्यून सिस्टम को हमारा इफेक्ट कर रही है। वो हमारे ESR रेट हाई होने की वजह से होता है, जिसका एक रेयर केस ये भी होता है कि उसमें कैंसर भी बन सकता है। और ESR रेट हमारा लो हो जाता है तो स्किल एनीमिया जो होता है ना, वो हमारा हो जाता है लो ESR रेट होने पर। जो मात्रा होती है वो 5 से 12 mm/h की होती है, यानी 1 घंटे के अंदर वो 5 से लेके 12 mm तक उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। और मेल्स के अंदर जो ESR होता है वो 3 से 5 mm/h का होता है। अब ये ब्लड्स के अंदर जो कंटेंट्स पाए जाते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू हमें दिखाई गई है। RBC है वो हमारे शरीर में 45 लाख से 65 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती हैं। WBC है वो 4000 से 11000 है। न्यूट्रोफिल्स है 40 से 75 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड हैं। बेसोफिल्स है वो आधे से 2 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स वो 20 से 40 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। मोनोसाइट्स है 2 to 8 पर क्यूबिक mm। और हीमोग्लोबिन है जो फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से 16 होता है और मेल्स के अंदर होता है 13 से 18। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम हमारा होता है एरिथोसाइट्स। एरिथोसाइट्स जो ESR होता है ना वो इसलिए इसका नाम है एरिथोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट, RBC के सेडिमेंट होने की रेट दर। RBC आकार में गोल होती है। जो मैच्योर RBC होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो एक RBC होती है ना उसके अंदर 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है और एक हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड सेल्स में उपस्थित होता है, इसलिए उसका जो कलर है हमें ब्लड का वो लाल दिखाई देता है। और जो RBC होती है ना, RBC के जो सेल्स है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। ये फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि जो RBC है उसका आना जाना पतली पतली कैपिलरीज के अंदर होता है। कैपिलरीज में आना जाना होता है जो कि साइज में बहुत पतली होती है, इसलिए जो हमारी RBC होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, ताकि वो आराम से उनके अंदर आना जाना कर सके। अब RBC है वो रेड बोन मैरो के द्वारा बनाया जाता है और RBC की जो लाइफ स्पैन है 120 दिन की होती है। 120 दिन के अंदर जो पुरानी RBC है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वैसे तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, जो पुरानी RBC हो जाती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और नई बनती जाती है। फिर है एरिथोपोइसिस। तो RBC के बनने की विधि को एरिथोपोइसिस कहा जाता है। RBC को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। RBC जो बनेगा ना, RBC के बनने के लिए सहायक वो होती है हमारी विटामिन B12 होती है और हमारी फोलिक एसिड जो है हमारा वो आवश्यक होता है RBC बनने के लिए। RBC जब टूटती है तो वो एक सिस्टम के द्वारा टूटती है जिसे रेटिकुलोएंडोथेलियल कहा जाता है। यह सिस्टम लीवर और स्प्लीन में होता है। स्प्लीन हमने बताया था जब फीटल लाइफ में होता है बच्चा तो उसके अंदर बोन मैरो नहीं होती। बोन मैरो की जगह जो हमारा RBC और जो ब्लड सेल्स जो बनने का काम होता है वो स्प्लीन के अंदर होता है। और जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो स्प्लीन जब एक्टिव होती है, जब किसी एक्सीडेंट वगैरह में या फिर किसी इंजरी में बॉडी से सडन लॉस ऑफ ब्लड होता है, जब स्प्लीन एक्टिव हो जाती है हमारी। RBC के टूटने की विधि को हीमोलाइसिस कहा जाता है। एक तो यह है एरिथोपोइसिस, हीमोलाइसिस, ये दोनों हमें याद रखनी है, हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं एक नंबर के अंदर कि RBC की टूटने की विधि को क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। और RBC किस विधि के अंदर बनती है तो एरिथोपोइसिस होता है वो। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन के अंदर हिम और ग्लोबिन के अंदर वो टूटेगा। हिम होगा हमारा आयरन और ग्लोबिन होगा हमारा प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन है वो आयरन है वो पहले टूटेगा बिलिरुबिन में, जो एक हरे रंग का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसके अंदर टूटेगा और फिर उससे ये जाएगा बिलिरुबिन के अंदर जो पीले रंग का सब्सटेंस होता है। और ग्लोबिन है वो प्रोटीन में होगा, प्रोटीन का बना होता है, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब है हिम तो है वो आयरन का बना होता है, आयरन से वो बिलिरुबिन में टूट गया, उससे वहाँ पे वो बिलिरुबिन में जाएगा। तो बिलिरुबिन है वो हमारे एक फैट सोलेबल होता है। फैट सोलेबल कौन से होते हैं, जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते ना, वो हमारे फैट सोलेबल होते हैं। अब बिलिरुबिन फैट सोलेबल है तो इसको पहले लीवर के पास भेजा जाएगा। जो लीवर है इस फैट सोलेबल बिलिरुबिन को वो वाटर सोलेबल बिलिरुबिन बना देगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन पानी में आसानी से घुल जाएगा।
और जो हमारा यूरिन है और जो फेशियल मैटर है ना, उसका कलर येलो इसी वजह से होता है कि उसके अंदर बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन पीले रंग का सब्सटेंस है जो इन्हें पीला कलर यानी येलो कलर प्रदान करता है, और यूरिन और फेशियल मैटर के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वो आरबीसी को जो लाल रंग प्रदान करने का काम करता है, और आरबीसी का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ब्लड जो में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट का काम नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम नहीं होगा तो हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे दिखा भी रखा है कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो हमारा हीमोग्लोबिन करता है। जैसे हमने ब्लड के अंदर पढ़ा है कि जो एक आरबीसी होती है उसके अंदर 30 पिकोग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है, और जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। ये दिखा भी रखा है, ये हमारा हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है। अब जो सामान्य तौर पर जो 100 ml ब्लड की मात्रा होती है उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और एक वयस्क के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स पाई जाती हैं। अब आरबीसी में 280 मिलियन एचबी के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और जब ऑक्सीजन जो एचबी है हमारा हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उस समय उसे हम हीमोग्लोबिन की जगह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये भी याद रखना, जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये छोटी छोटी टर्म्स ऐसी हैं जो हमारे एग्जाम में एक नंबर के अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं, इन्हें हमें याद रखना जरूरी है। आप चाहे तो इनके नोट्स ही बना सकते हैं। ब्लड ग्रुप है, अस्सी को पता हर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग पाया जाता है। हमारे ब्लड ग्रुप नॉर्मली 4 हैं, ए बी बी ओ। अब इनके नेगेटिव टाइप्स तो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो कॉमन ब्लड ग्रुप हमारे ये हैं। अब ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो लैंडस्टीनर नामक व्यक्ति ने की थी, और इसने 4 तरह के ब्लड ग्रुप बताए जिन्हें ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एपी, ब्लड ग्रुप ओ है। अब आरबीसी के सरफेस पर अलग अलग एंटीजन पाए जाते हैं, और ये एंटीजन ही पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप किस टाइप का होगा। हम सभी को ये पता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, जो सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, सभी से ब्लड हमारा ले सकता है। और ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सभी को ब्लड दे सकता है। अब हमें ये दिखा रखा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, किस ब्लड ग्रुप से तो वो ब्लड ग्रुप को ले सकता है और किस ब्लड ग्रुप को वो है डोनेट कर सकता है हमारा। पहले हमारा ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए बी। हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो हमारा सभी से ब्लड ले सकता है, लेकिन ये दे किसको सकता है? एक तो ये ए बी को ही दे सकता है, एक ए और बी, यानी 3 ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दे सकता है। वो है ए बी, ए और बी। इन 3 ग्रुप समूह को वो अपना रक्त दान कर सकता है। फिर है ग्रुप ए। ग्रुप ए है हमारा वो ब्लड ग्रुप ए और ए बी को अपना ब्लड दे सकता है, यानी ये ब्लड दे सकता है 2 ब्लड ग्रुप को है, वो है ए और ए बी। और ये ले किन किन से सकता है, तो ए है और ओ है, ये 2 ब्लड ग्रुप से अब ब्लड ले सकता है और 2 ब्लड ग्रुप को ही ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी। ग्रुप बी है वो ग्रुप बी और ए बी को अपना रक्त दे सकता है और बी और ओ से ब्लड ग्रुप ले सकता है। फिर है ग्रुप ओ। सभी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है। फिर आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन पाया जाता है, ये एंटीजन बताता है अगर जो हमारा एंटीजन है आरएच फैक्टर जो हमारा, अगर आरएच फैक्टर हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होता है। अगर हमारा आरएच फैक्टर नेगेटिव है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होगा। फिर है वाइट ब्लड सेल्स, जिनका दूसरा नाम हमारा है ल्यूकोसाइट्स। इनका वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन होता है हमारा 13 से 20 दिन का। और वाइट ब्लड सेल्स का भी हमें जनरली हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी बनाने का काम करता है, और जब हमारे शरीर में कहीं भी एंटीजन ऐसा आ जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है तो उस एंटीजन से जो लड़ने का काम हमारा वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स करती है। यह सबसे बड़ी ब्लड सेल्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी का कलर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो डब्ल्यूबीसी के बनने की विधि है वो ग्रेनुलोपोसिस होता है।
तो हमने 3 विधि पढ़ ली है इनकी, एक एंथ्रोपोइसिस है, एक हीमोलाइसिस है जो कि आरबीसी बनने और टूटने की विधि थी। अब डब्ल्यूबीसी बनने की विधि है वो ग्रैनुलोपोइसिस है। अब ल्यूकोसाइट्स के अंदर 2 तरह के आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और इन सब्सटेंस से मिलकर बना है, एग्रेनुलर है और ग्रेनुलर है। एग्रेनुलर के अंदर हमारे लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, बेजोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है और ओइसिनोफिल्स है। इन्हें फर्दर आगे जो हमारा डिटेल से दिखा रखा है वो हम पढ़ लेते हैं अभी। ग्रेनुलोसाइट्स है, इसके टाइप्स वहाँ पे लिख रखे थे, यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रखे हैं। पहला टाइप इसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, तो ये रेड बोन मैरो के द्वारा बनाए जाते हैं। तब ये नॉर्मली बात है कि वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट हैं, हिस्सा हैं, तो सभी का काम हमारा जो बॉडी है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम होगा। तो बॉडी में बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दाने भरे होते हैं, लाइजोसोम्स भरे होते हैं। लाइजोसोम्स का काम हमने सेल वाले चैप्टर में ही पढ़ा है कि हमारे शरीर में कोई एंटीजन आ जाता है तो उस एंटीजन को जो तोड़ने का काम करता है वो लाइजोसोम्स करता है। और जब इसको लगता है कि ये इसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा तो ये अपने आप को सुसाइड कर लेता है, यानी ये थैली फट जाती है। लाइजोसोम्स एक आत्मघाती थैली है। फिर है ओइसोनोफिल्स, यह सेल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति में सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। यह सेल्स में पैरासाइट्स जैसे कि वॉर्म्स को खत्म करने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। रेड बोन मैरो के द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे सेल्स के अंदर कोई पैरासाइट एंटर कर जाता है या कोई वॉर्म हो जाता है, कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उनको जो मारने का काम हमारा ओइसिनोफिल्स करता है। फिर है बेजोफिल्स, एलर्जी हो जाती है ना हमारे शरीर में, इन्फ्लेमेशन है, एलर्जी है, जो वो हो जाती है तो उस टाइम पे जो बहुत अधिक मात्रा में जो सेल्स पाई जाती है वो बेजोफिल्स होती हैं। फॉरिजन बॉडी, जो बाहर से शरीर के अंदर जो बेजोफिल्स को उत्तेजित करने वाले यानी जो एलर्जी को उत्पन्न करने वाले कोई फॉरिजन बॉडी शरीर में आ जाती है तो बेजोफिल्स जो है वो एक्टिव हो जाती है। उसे अलर्जेंट जो हमारा है उसका सिक्रेशन करने का काम करती है। ये अलर्जेंस जो है उस एलर्जी के प्रति हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और ये भी रेड बोन मैरो के द्वारा बनाए जाते हैं। पार्ट है एग्रेनुलोसाइट्स के। इसमें पहला टाइप हमारा मोनोसाइट्स, ये भी रेड बोन मैरो के द्वारा बनाए जाते हैं और इन सेल्स का आकार बहुत बड़ा होता है। हाइपोथैलेमस में इसका हमने पढ़ा, हमारे शरीर का जो तापमान नियंत्रण करने का काम होता है, हमारे जो मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं उनको जो नियंत्रित करने का काम करती है वो हमारी हाइपोथैलेमस कहती है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हम। ये टी लिम्फोसाइट्स के उत्पादों को बढ़ाने का काम करते हैं और साइटोकाइनिन्स को सिक्रीट करते हैं और ये साइटोकाइन्स रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स के ही टाइप होते हैं। लिम्फोसाइट्स ये मोनोसाइट्स से आकार में तो छोटे होते हैं परंतु इनका जो न्यूक्लियस होता है वो आकार में बहुत बड़ा होता है और ये लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा बनाई जाती है और बहुत कम मात्रा में रेड बोन मैरो के द्वारा बनाई जाती हैं। ये मोनोसाइट्स तो जो हमारी रेड बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन जो हमारी लिम्फोसाइट्स है वो लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा ज़्यादा बनाई जाती है एज कम्पेयर टू रेड बोन मैरो। लिम्फोसाइट्स के 2 प्रकार हैं, वही टी लिम्फोसाइट्स, बी, यही है एंटीजन को हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाने से रोकती हैं। फिर है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम हमारा थ्रोम्बोसाइट्स हैं। प्लेटलेट्स की काउंटिंग हमारे शरीर में पाई जाती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और ये रेड बोन मैरो के द्वारा बनाए जाते हैं। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है वो 8 से 11 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का काम है जो हमारा बॉडी में कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ से जो ब्लड फ्लो होता है उसको रोकने का काम है, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। और ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा बनाए जाते हैं और प्लूरीपोटेंट सेल ही है वो आरबीसी को बनाने का भी काम करती है। किडनी के द्वारा थ्रोम्बोपोइटिन नामक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। यह थ्रोम्बोपोइटिन प्लेटलेट्स बनने की विधि को उत्तेजित करने का काम करता है। फिर ब्लड कोगुलेशन, तो ब्लड कोगुलेशन होती है हमारे ब्लड की जमने की, जो हमारे चोट लग जाते हैं तब हमें ब्लड कोगुलेशन देखने को मिलती है। जैसे ही प्लेटलेट्स टूटी ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आती है
तो सेरोटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और ये जो सेरोटोनिन हार्मोन जब सिक्रेट होगा तो हमारे ब्लड वेसल्स में वो कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड सेल्स और वो फिब्रिन निकलेंगे और वो रिलीज होंगे, तो दोनों को जो मिलाकर वो क्लॉट करेंगे। अब जो हमारा खून का थक्का जमता जो क्लॉट होता है ना, वो हमारा ब्लड सेल्स और जो फिब्रिन से मिलकर बना होता है। क्लोटेड ब्लड जो है उसके अंदर पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाए जाते हैं, जिसे फिब्रिन कहा जाता है। फिब्रिन को फिब्रिनोजेंस के द्वारा बनाया जाता है। थ्रोम्बिन नामक सब्सटेंस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलने का काम करता है। थ्रोम्बिन ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन की दशा में पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है। अब थ्रोम्बोकिनेज नामक एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो सिस्टमिक फ्लो चार्ट में यहाँ पे दिखा रखा है कि प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिकेन्स के द्वारा थ्रोम्बिन रिलीज करेगा। तो जो थ्रोम्बिन होती है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोथ्रोम्बिन की, इनएक्टिव फॉर्म। थ्रोम्बिन से फिब्रोजन रिलीज होगा, जो फिब्रोजन है वो फिब्रिन रिलीज करेंगे। फिब्रिन होती है हमारी पतले लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होती है। वो पतले लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हमारी एरिया जहाँ पे चोट लगती है, मान लिया हमारी चोट है तो वहाँ पे जो पतले एरिया लाइक स्ट्रक्चर्स है वो जमना चालू हो जाएंगी, स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। स्किन के ऊपर आने से जो घाव है उसको थोड़ा थोड़ा जालीनुमा तरह से इसको भर देंगी। अब वो भर जाने से जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब देखिए ये पतली पतली महीन जाली के रूप में तैयार हो रहा है। अब हमारा सेल का देखिए ये पतले पतली जाली के रूप में तैयार हो गया। अब हमारे सेल का आकार है इतना, तो ये इस जाली से बाहर नहीं जा पाएगी, और बाहर नहीं जा पाएगी तो ये वहीं पर जमना चालू हो जाएंगी। इस तरह जो हमारा ब्लड क्लॉट है वो बनना चालू हो जाता है। यहाँ पे ये दिखा रखा है कि यहाँ पे हमारा कोई चोट लग गई है जहाँ से हमारी ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी ब्रोकन वेसल वॉल है, यहाँ से ब्लड सेल्स बाहर निकल रही है। जैसे फिब्रिन एक्टिव होता है तो वो उसके ऊपर पतले लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स लगा देगा, और वो स्ट्रक्चर्स एक जालनुमा तैयार कर देगी। और वो जालनुमा तैयार होने के बाद जितनी सेल्स हमारी बाहर निकल रही थी वो उस जाली को पार नहीं कर पाएंगी, और जाली को पार नहीं कर पाएंगी तो वो प्लेटलेट्स वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी, और जो क्लॉट है वो वहाँ पे बनना चालू हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो ब्लड कोगुलेशन होगा और ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड को जमाने वाले फैक्टर के अंदर फिब्रोजन आता है। फिब्रोजन व फिब्रिन रिलीज करेगा। फिब्रिन पतले लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगे। प्रोथ्रोम्बिन है, इसका जो इनएक्टिव रूप है वो थ्रोम्बिन है। टिश्यू फैक्टर होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिक है, कैल्शियम है, लाइबियल फैक्टर है, स्टेबल फैक्टर है, हेगेमन फैक्टर है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, क्रिस्टमस फैक्टर है, स्टुअर्ट फैक्टर है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। ये जो हमारे ब्लड को जमा अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट करना मत भूलना।